नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के मैसिव अटैक्स की रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें 50 इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया है। 50 इजरायली शहरों को निशाना बनाने की इत्तला सामने आ रही है और इतने बड़े धमाके अभी पिछली वीडियो में तिल अवीव और सेंट्रल इजराइल और नॉर्दर्न इजराइल में हमें पता चला कि अब तक का एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया गया। अब हिज़्बुल्लाह की जानिब से एक और अटैक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। अभी पहले वाले नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट सामने आई नहीं है और हिज़्बुल्लाह ने एक नया हमला लॉन्च कर दिया। 50 इजरायली शहरों को और टाउन्स को एक साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। बहुत बड़ी रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि 50,000 के करीब इजरायली फौजी वो मारे जा चुके हैं। 50,000 के करीब इजरायली फौजियों के मरने की इत्तला जो है जंग के अंदर जो गाजा के अंदर लड़ी गई है 50,000, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आज सामने आ रही हैं। इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे। और यमन ने सदरन इजराइल के अंदर एक बड़ी बेस को निशाना बनाया है। इसी दरमियान ट्रंप की जो वापसी है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यूरोप जो सदियों के ऊपर मुबनी एक पॉलिसी शिफ्ट ले रहा है और अमेरिका और इजराइल से अपने आप को अलग कर रहा है और इजराइल की सबसे बड़ी सपोर्ट बेस जो है यहाँ पर ख़त्म होती है हमें नज़र आ रही है गाजा जंग की वजह से, उसको भी हम तफसीली डिस्कस करेंगे। तमाम महाजों पर इजराइल इस वक्त शिकस्त खा चुका है, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, इमेज और नैरेटिव के महाज के ऊपर, हर महाज के ऊपर इजराइल के इत्तेहादी उसको छोड़कर जा रहे हैं और फ़लस्तीन के इत्तेहादी और ईरान और रशिया और चाइना, ये जो कॉपरेशन है वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ तफसीली शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा जानी नुकसान इजराइल को पहुँचाया जा चुका है और इसको अभी तक इजराइल की जानिब से, इजराइल गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली इसको तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन जो रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया शेयर कर रहा है, जो रिपोर्ट्स इजरायली इंस्टीट्यूशंस शेयर कर रहे हैं, उससे दुनिया को पता चल रहा है कि अच्छा इजराइल के साथ ये हो चुका है, इजराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा चुका है, इजराइल की दीवार में इतने छेद, इस इमारत में इतने छेद जो है वो किए जा चुके हैं। मरीम ऑनलाइन, मतलब बहुत काबिल भरोसा इजरायली जो इदारा है, उसकी रिपोर्ट आज जारी हुई है। जरा देखिए, इजराइल हैज बीन फाइटिंग अ रीजनल वॉर ऑन 7 fronts फॉर अ ईयर during which the Israeli army has lost nearly 2 divisions and is short of thousands of soldiers even before we count the dead and wounded. मरीम ऑनलाइन ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली फौज ने 2 डिवीजन्स खो दी हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि हजारों फौजियों की कमी और इधर उसको तो वो साइड पे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ जो, अगर आप पहली बात को ले लें कि 2 डिवीजन्स इस जंग में इजराइल जो है वो खो चुका है। एक डिवीजन में 25,000 तक फौजी हो सकते हैं, यानी ये फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं ना, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। डिवीजन सबसे ऊपर होती है, फिर बटालियंस होती हैं और ब्रिगेड्स होती हैं। तो डिवीजन एक में 25,000 के करीब फौजी हो सकते हैं। यहां पर इजराइल का सबसे काबिल एतबार इदारा ये कह रहा है कि 2 डिवीजन यानी 50,000 के करीब वो अपने फौजियों की हलाकत को तस्लीम कर रहे हैं। 50,000, ये नाम लेना आसान है, हम एक रिपोर्ट बस आपके सामने रख रहे हैं। 50,000 इजरायली फौजी। इजराइल की तारीख में मुझे बताइए कब इतना नुकसान जो वो इजराइल को पहुंचाया जा चुका है फॉर द वेरी फर्स्ट। और ये सारे के सारे कहां पर मारे गए हैं? ये 90% जो है वो गाजा के अंदर मारे गए। 90% हमास ने, एक छोटी सी तंजीम, ये हाथी और चींटी की लड़ाई थी, हमास और इजराइल की लड़ाई, इजराइल प्लस नेटो, ये हाथी और चींटी की लड़ाई थी। 50,000 इजरायली, और पिछले दिनों जो रिपोर्ट सामने आई थी कि 74,000 इजरायली फौजी डिसेबल हो चुके हैं और वो भी सारे के सारे गाजा जंग के अंदर, जिनको गोलियां लगी हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और बाकी जो हमलों का निशाना बने। 74,000 इजरायली फौजी जो है वो डिसेबल हो चुके हैं। और आज मरीम ऑनलाइन इस बात को एडमिट कर रहा है कि कम से कम 50,000 के करीब इजरायली फौजी, और इसको इजरायली गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया है। तो ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है तो पता ये चल रहा है कि इतने बड़े जानी नुकसान के बाद इजराइल की शिकस्त के ऊपर जो मोहर है वो सबत हो चुकी है, यानी वो अपनी सारी फौज खो चुके हैं और जो वो नई भर्तियां कर रहे हैं वो हमारे सामने कोई भी उसमें आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो सारे भाग रहे हैं, नई भर्तियां वहां पर हो नहीं रही और पहली फौज है वो इस तरह से तितर बितर हो चुकी है, जख्मी, डिसेबल, अभी कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं और 50,000 कह रहे हैं कि वो मारे गए हैं। अभी लेबनान वाला हिसाब तो इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा और इन पिछले 40 दिनों का हिसाब तो इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा। तो इनकी शिकस्त के ऊपर मोहर सबत हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि ये इमारत कितनी देर के अंदर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस होगी।
कितनी देर के अंदर ये इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो जाएगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इजराइल ये जंग हार चुका है। और सिर्फ एक फ्रंट के ऊपर नहीं हारा, बल्कि उसकी फौज को इतना बड़ा, तारीख का सबसे बड़ा, उसके पास लड़ने के लिए फौज ही नहीं है। तो वहां पर ट्रंप आ जाए या 4 ट्रंप इकट्ठे आ जाएं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल की जो फौज है उसको तबाह बर्बाद मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। उसका सबसे बड़ा ह्यूमन लॉस जो है वो रेजिस्टेंस ने इस वक्त कर दिया है। तो ये इतनी बड़ी खबर है कि मुझे नहीं पता इसका अहाता किस तरह से किया जाए। यानी हाथी और चींटी की लड़ाई और इतनी खौफनाक बमबारी, और दुनिया के कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो गाजा में ना किया गया हो। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो गाजा में हुआ है। उसके बावजूद वहां के लोग, वो फलस्तीनी जो ऑलरेडी उनके कब्जे के अंदर है, वो लड़े हैं इजराइल से, जो सिर्फ सुरंगों के अंदर रहते हैं और बेसिक सा असलहा उनके पास है, वो लड़े हैं इजराइल से और उन्होंने 50,000 इजरायली फौजियों को मारा है। मुझे नहीं पता कि इस बात का अहाता किस तरह से किया जाए। ये कितनी बड़ी फतह है जो रेजिस्टेंस ने हासिल कर लिया, और इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद अब यह साबित हो चुका है कि इजराइल का बचना नामुमकिन है और इजराइल की जीत नामुमकिन है। और इतनी बड़ी कुर्बानियों देकर और इतना नुकसान इजराइल को पहुंचाकर यह साबित हो चुका है कि इजराइल का बचना नामुमकिन है और इजराइल की जो जीत है वो नामुमकिन है। ये बहुत सॉलिड सबूत, और इसके ऊपर हम आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि मतलब ये एक लाइन में हम कैसे आपको बता दें कि 50,000 इजरायली फौजी मारा गया है, जो कि अचानक से रिपोर्ट सामने आई है। वहां पर तो सब छुपाया जा रहा है। तो इस बात का इतनी जल्दी अहाता कैसे कर लिया जाए, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि 50,000 इजरायली फौजी उन्होंने कैसे मारा होगा, रेजिस्टेंस ने उनको अटैक किया ना, कैसे किया होगा, कितनी कुर्बानियां उन्होंने खुद दी होंगी। तो इसको हम आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो डिस्कस करते रहेंगे। इसी दरमियान हिजबुल्लाह की जो नॉन स्टॉप अटैक्स है, पिछले 24 घंटों से एक बिल्कुल नए मरहले का आगाज हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है और ना रुकने वाला सिलसिला। और इसमें हम देख रहे हैं कि हाई एंड मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो नंबर 1 कैटेगरी के टारगेट्स हैं अस्करी, उनको अलग निशाना बनाया जा रहा है। कई कई शहरों को एक साथ जो निशाना बनाया जा रहा है। जो कैजुअलिटीज के नंबर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तिल अवीव में वो कह रहे हैं, तिल अवीव और हाइफा और सराउंडिंग्स जो सिटीज हैं, सेंट्रल इजराइल और तिल अवीव हाइफा के दरमियान जो अहम शहर हैं, उन पर हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया 24 घंटे पहले कि अब वो अपनी पेस इंक्रीज करने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नया मरहला है। और अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है, 50 शहरों के ऊपर अटैक किया गया। 50 शहरों के अंदर सायरन्स बज रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे अंडर अटैक आए हैं। अभी पिछली वीडियो में एक इतना बड़ा अटैक कि तिल अवीव में धमाके, सेंट्रल इजराइल में धमाके, ऊपर नॉर्दर्न इजराइल के अंदर धमाके, और अभी वो कह रहे हैं कि 50 जो शहर हैं, टाउन्स हैं वहां पर। और अब जरा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कितने धमाके हुए हैं, यानी अनबिलीवेबल सूरत हाल है। अनप्रेसिडेंटेड हमले हैं जो हिजबुल्लाह इस वक्त कर रही है। इजरायली होम फ्रंट इसको कंफर्म कर रहा है, अल जजीरा इसको कंफर्म कर रहा है। सायरन साउंड इन मोर देन 50 सिटीज, टाउन्स एंड लोकेशंस फ्रॉम द नॉर्दर्न टू सेंट्रल इजराइल। 50 शहर, टाउन्स, उनके अंदर सायरन्स बज रहे हैं, वो अंडर अटैक आए हैं। इजरायली होम फ्रंट इसको कंफर्म कर रहा है और अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये वाली हेडलाइन देखिए, मोर देन 30 एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द अपर गलीली रीजन। इसके बाद और क्या रह जाता है? 13 महीनों की जंग लड़ने के बाद सारी अपनी फिजाइया और नेवी और नेटो और सारे असले को इस्तेमाल करने के बाद वो कह रहे हैं 30 धमाके तो अभी सिर्फ अपर गलीली के अंदर सुने गए हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया कि लेबनान बॉर्डर से तिल अवीव तक इजराइल लरज उठा है। अब इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करें? वो कह रहे हैं 30 धमाके सिर्फ अपर गलीली के अंदर इस वक्त सुने गए हैं। तो फिर देखे ना, अचानक फिर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि 50,000 इजरायली फौजी वो एक दिन में मारा गया है, वो एक धमाके के अंदर मारा गया है। तो भाई ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जो रोजाना हिजबुल्लाह अटैक्स कर रही है, तो उसमें इजरायली फौजी निशाना बन रहे हैं। और इजराइल वहां पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, वहां बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। और आपको पता है ये इजरायली कितने मकार और चलाक हैं। बाकी कोई सोसाइटी इतनी यूनाइटेड नहीं होती, इनको पता है कि क्या चीजें कैसे करनी है। तो वहां पर अब वो वीडियोस भी नहीं बनाते कि वहां से जो नुकसान है वो जो पता चले। अब हमें यह पता है कि 30 धमाके इजरायली मीडिया बता रहे हैं, 30 धमाके हुए हैं। अब वो बस ऐसे ही धमाके हो गए हैं, तो उसमें कैजुअलिटीज हुई है ना, वो तो नहीं बता रहे कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। फिर अचानक से रिपोर्ट आ जाएगी कि 50,000। तो हिजबुल्लाह ने हशर नशर करके रख दिया है। हिजबुल्लाह ने सही मानों में परखच्चे उड़ा के रख दिए। और जो नेतन्याहू ने एस्केलेशन की, जंग मुसल्लत की, अमेरिकी ग्रीन लाइट के साथ जो जंग मुसल्लत की, उसका खमियाजा पूरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ हमें पूरी तरह से सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये जंग लेबनान की महंगी पड़ गई है इसराइल को। इसराइल का तकब्बुर यहाँ भी था कि कोई लेबनान को बचाने के लिए नहीं आएगा, और उसका तकब्बुर ठीक साबित हुआ कि कोई लेबनान को बचाने के लिए नहीं आया।
اب دیکھیں نا لیبنان کے شہروں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, سویلین شہید ہو رہے ہیں, دنیا نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ اسرائیل کا تکبر ٹھیک ہے, لیکن ریزسٹنس کے حوالے سے جو اس کی کیلکولیشن ہے وہ ساری الٹ پڑ گئی ہے, وہ ساری مس کیلکولیشن ثابت ہوئی ہے کہ کمانڈرز کو نشانہ بنا کر, حسن نصر اللہ کو اٹیک کر کے, باقی سب کو اٹیک کر کے کہ یہ تو حزب اللہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی اور مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو یہ کیلکولیشن ان کی الٹ گئی ہے. باقی ان کی چیزیں ٹھیک تھی کہ کوئی لیبنان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا, اور نہیں آیا. نہ انٹرنیشنل پریشر ان کو روک سکا, امریکی گرین لائٹ جاری ہے, امریکی اسلحہ جاری ہے, لیکن ریزسٹنس نے جو ہے نا ان کے تمام شیطانی خوابوں کے اوپر, شیطانی منصوبوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ جو باقی حملے ہوئے ہیں ذرا ان کی تفصیلات دیکھیے. تل ابیب کے اندر حزب اللہ یہ بتا رہی ہے تیل نوف ایئر بیس ہے, اس کو نشانہ بنایا, اور کس طرح نشانہ بنایا؟ ود دا سالو آف ہائی اینڈ میزائلز, یعنی حزب اللہ کے جو نمبر 1 راکٹس ہیں, نمبر 1 جو ویپنز ہیں, جو میزائل ہیں, ہائی اینڈ میزائل, ان کے ساتھ تیل نوف بیس تل ابیب اس کو ایک بار پھر جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. وی باؤنڈ ود a large missile barrage ٹریننگ بیس فار پیراٹروپر بریگیڈز ان دا سیٹلمنٹ آف کرمیل. جو اگلا بہت بڑا حملہ ہوا ہے وہ کرمیل سٹی کے اندر ہوا ہے, حائفہ کے ایسٹ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کرمیل ویری ویری امپورٹنٹ سٹی, یہاں پر بہت بڑے مثال جو ہے وہ داغے گئے ہیں. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ بیس ہے, اس کو کامیابی کے ساتھ انہوں نے ہٹ کیا ہے. وی ٹارگیٹڈ دا ٹریننگ بیس فار دا پیراٹروپر بریگیڈ ان دا سیٹلمنٹ آف کرمیل ود a large missile salvo and achieved direct hits. اچھا اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے. مارگلیوٹ سیٹلمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ ایمسٹرڈیم گیا ہوا تھا, اور ایمسٹرڈیم کس لیے گیا ہوا تھا؟ کہ ایگزاسٹ ہو چکا تھا وہ جنگ کی وجہ سے. اب میں یہ اسرائیلیوں کی حالت آپ کو بتا رہا ہوں. اسرائیل نے تکبر کے ساتھ غزہ کی جنگ نہیں روکی کہ سب کو مسل کے رکھ دیں گے. اسرائیل تکبر کے ساتھ لیبنان کے اندر داخل ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ ان کو بھی مسل کے رکھ دیں گے. ذرا ان کی حالت چیک کریے, زمینی حقائق آپ دیکھیے. یہاں پر اسرائیل جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف اپنی فضائیہ کی وجہ سے لڑ رہا ہے, اور جنگ بھی کیا ہے کہ ان کے بم سیویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑی جا رہی ہے. اگر یہاں لیبنان کی بھی فضائیہ ہوتی تو اسرائیل یہ بھی کنٹینیو نہ رکھ سکتا. تو اسرائیل کے پاس جو سپریورٹی بچی ہوئی ہے وہ فضائیہ ہے, تو اس کی ساری جنگ اس وقت فضائیہ کی وجہ سے جاری ہے جو کہ سیویلینز کو ہٹ کر رہی ہے. اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ جنگ جاری ہے. اور بھائی جنگ نہیں ہے, جنگ ختم ہو چکی ہے, اسرائیل ہار چکا ہے. صرف جو اس کی ایئر سپریورٹی ہے اس کی وجہ سے یہ جو ظلم ہے وہ جاری ہے. اگر صرف زمینی فوج ہوتی تو زمینی فوج کا حشر جو حزب اللہ نے کیا کر دیا, ٹھیک ہے. اور پیچھے سے چونکہ اسلحہ سپلائی, مطلب امریکہ کی اتنی اندھی سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے, اسلحہ سپلائی, گولہ بارود وہ دیے جا رہے ہیں. جنگ ختم ہو چکی ہے, جنگ اسرائیل ہار چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ نہ ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی ہے. اور اگر آج وہ جنگ روکتے ہیں تو مجھے بتائیے کس بات کے اوپر جنگ روکیں گے؟ فلسطینی ریاست بنا کے دیں گے, یا اب تو ان کی ہیجمنی کا خاتمہ ہو چکا ہے, سب کو پتا چل گیا کہ اسرائیل ہار کر جنگ بند کی ہے, کیسے بند کریں مجھے بتائیے. تو نہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے نہ جیت پا رہے ہیں, تو وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ تو سٹک ہیں. اسرائیل نہ ڈومینیٹ کر رہا ہے نہ فاتح ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کے ڈائنامکس سمجھنا ضروری ہے. تو جو ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, مارگلیوٹ کا ہیڈ گیا ہوا تھا ایمسٹرڈیم, کیونکہ وہ جنگ سے ایگزاسٹ ہو چکا تھا, اور اب وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اب وہ واپس آ گیا, ریسکیو کر کے اس کو واپس وہاں سے لایا گیا. یعنی میں اسرائیلیوں کی آپ کو حالت بتا رہا ہوں کہ یہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں یورپ یا باقی ملکوں کے اندر, اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کہیں بھی وہ سیکیور فیل نہیں کر رہے ہیں. مارگلیوٹ سیٹلمنٹ ہیڈ ریٹرن ٹو اسرائیل آفٹر بینگ اٹیکڈ ان نیدرلینڈ and was traveling to take a break from the war. یہاں سے وہ تنگ ہو کر گیا ہے کہ وار سے وہ بریک لے کر ایگزاسٹ ہو چکا ہے, وار سے بریک لے کر وہ ایمسٹرڈیم گیا میچ دیکھنے کے لیے, وہاں پر حملہ ہو گیا, اب وہ وہاں سے بھاگ کر واپس آ گیا. تو یہ اس وقت اسرائیل کی ٹوٹل حالت ہے. یہاں سے بھاگ کر وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, اور وہاں پر ایک الگ فرنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کھل گیا. حالانکہ جنگیں انہوں نے مسلط کی ہوئی ہیں, یہ بنیادی فرق ہے. دیکھیں لیبنان کے لوگ یورپ جائیں تو سمجھ آتی ہے, ان کے اوپر جنگ مسلط ہے نا, وہ تو جنگ نہیں چاہتے, اور اس کے باوجود لیبنان کے لوگ تو کہیں نہیں جا رہے, وہ تو لڑ رہے ہیں. تو جنگ تو انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے, لیکن حقائق بالکل مختلف ہیں. اچھا اس کے علاوہ گراؤنڈ اٹیک میں انہوں نے ایک آرمرڈ پرسونل کیریئر جس میں کئی ایک فوجی ہیں ہوتے ہیں, ان کو نشانہ بنایا ایٹ دا سری ہائٹس نارتھ ایسٹ آف دا ٹاؤن آف کفار قلعہ ود گائیڈڈ میزائل which led to its destruction and killing and wounding of those inside. یہ دوسرا ان 40 دنوں کے اندر دوسرا پرسونل کیریئر ہے جس کو حزب اللہ کی جانب سے جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے, حزب اللہ has been firing rockets at the Haifa area and its surroundings, reaching the center, and the fire from Lebanon is not stopping and is increasing in number and range.
حزب اللہ کے جو میزائل ہیں وہ نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کی جو رینج ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. اسٹرانگ اینگر among settlers of the north regarding what army leaders say that they can return in the light of the continuous rocket barrage from Lebanon. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی سیٹلرز کے اندر شدید ترین غصہ ہے اور یہ غصہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اسرائیلی آرمی لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ تم بہت جلد واپس چلے جاؤ گے یا ابھی واپس جانے کا وقت آ گیا. تو اس سے ان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے کہ بھئی وہاں پر تو اتنی تباہی حزب اللہ مچا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم واپس جا سکتے ہیں یا جانے والے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو. تو یہ غصہ وہ کہہ رہے ہیں اور اندر اینگر بڑھ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا there is still a long way to go regarding returning home. ابھی تو بہت طویل سفر ہے, اگر ہم جیتے بھی صحیح تو بھی بہت طویل سفر ہے کہ we will return home. تو ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, ان کی سوسائٹی بھی ایگزاسٹ ہو چکی ہے, ان کی آرمی بھی ایگزاسٹ ہو چکی ہے, ان کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. اور اگر اس جنگ کو کوئی جاری رکھے ہوئے تو نتن یاہو اور اس کی انتہا پسند کابینہ, باقی کوئی بھی نہ تھنک ٹینکس نہ ان کی لیڈرشپ اور کوئی بھی اس کو جانا ان کی سوسائٹی کوئی بھی اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پا رہا ہے. یمن نے ناظرین اس وقت اٹیک کیا ہے, کوالٹیٹیو میزائل آپریشن انہوں نے کیا ہے نیوتم بیس کو. اب یمن کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, یمن نے کنفرم کیا ہے کہ جو انہوں نے صدرن اسرائیل کے اندر اٹیک کیا ہے وہ بیسیکلی نیوتم بیس کو, نجیب کے اندر یہ وہ بیس ہے جہاں پر ان کے جنگی طیارے کھڑے ہیں, اس کو ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. یہ یمن کی جانب سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. اچھا, اسی درمیان غازہ میں ہائیلی ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ اسرائیلی جو مرکاوا ٹینکس ہے, جبالیہ کے اندر مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا گیا. وہ جبالیہ جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں بچا ہے, یہ وہ جبالیہ جس پر سب سے پہلے بمباری شروع ہوئی تھی, جو سب سے بڑا مہاجر کیمپ تھا اور جس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہاں پر بھی ریزسٹنس آج بھی موجود ہے اور اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر رہی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریزسٹنس نے اپنا حق ادا کیا, انہوں نے جو جنگ لڑنی تھی وہ لڑی, انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا, انہوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لڑا, اتنا زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو نقصان پہنچایا اور دنیا کو دکھا دیا. اب دنیا بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائے. اسی درمیان اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں تو ٹرمپ کے واپسی جو ہے نا دنیا کی ابھی تک سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے اور رہے گی ڈیبیٹ. اور چونکہ ٹرمپ کا جو کم بیک ہے وہ غیر معمولی ہے, کچھ ٹرمپ کی مخالفت کر رہے تھے, کچھ ٹرمپ کا انتظار کر رہے تھے, اور ٹرمپ جیسے امریکہ میں واپس آیا ہے ایسے کوئی بھی نہیں آتا, تو وہ پورے سسٹم کو چیلنج کر کے واپس آیا اور اس کا بیانیہ بائیڈن سے بالکل مختلف. تو اس لیے ٹرمپ کی جو واپسی ہے وہ سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے. میں کچھ بہت غیر معمولی چیزیں ہم پچھلے 2-3 دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں. ایک اور چیز آج میں آپ کے سامنے اس وقت شیئر کر رہا ہوں جو ملکوں کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں. بیلاروس کا پہلے ایک بیان دیکھیے. If Donald Trump stops the wars, we will nominate him for the Nobel Peace Prize. بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے, بیلاروس روس کا اتحادی, اس نے کہا کہ اگر ٹرمپ جنگ کو روک دے تو پھر ہم اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کریں گے. تو اس وقت جو ایک اور غیر معمولی چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ ایک امن کا تاثر لے کر امریکہ میں اقتدار میں آیا ہے, یعنی اینٹی وار بیانیے کے ساتھ وہ اقتدار میں آیا ہے. تو دنیا جو پیغامات دے رہی ہے, دنیا سے مراد یہ ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ لڑنے والی دنیا ہے, یعنی روس, بیلاروس, وینزویلا, کیوبا, ایران, چائنا, نارتھ کوریا, مطلب یہ سارے ممالک, باقی تو ظاہری بات ہے مبارکبادیں دے رہے ہیں نا. ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جو برکس والی دنیا ہے, جو امریکی ہیجمنی کو کنفرنٹ کر رہی ہے, جو اسرائیلی ہیجمنی کو کنفرنٹ کر رہی ہے. وہ دنیا بھی مطلب یہ بہت غیر معمولی ہے جو اس وقت جس طرح کے میسیجز دیے جا رہے ہیں. وہ دنیا بھی ایسا ہی تاثر دے رہی ہے کہ مطلب ٹرمپ کی اچھی شہرت کو وہ انڈورس کر رہے ہیں. مطلب ٹرمپ کا ایک بیانیہ ہے کہ مطلب اس بیانیے کے ساتھ وہ ووٹ اس نے لیے اور اقتدار کے اندر وہاں پر آیا. تو دنیا جو امریکہ سے لڑ رہی ہے وہ بھی ٹرمپ کے اس بیانیے کو انڈورس کر رہی ہے اور اس کی اچھی شہرت کی باتیں کر رہی ہے. یعنی ٹرمپ کی اچھی شہرت کو وہ جو ہے نا مطلب ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ بہت اچھا آدمی ہے. اور ٹرمپ مطلب وہ ٹرمپ کو احساس دلوا رہے ہیں کہ جو وعدے تم نے وہاں پر کیے ہیں ہم بھی اس کو پورا کرنے کے لیے, ان وعدوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ دنیا کی تاریخ میں, حالیہ دنیا کی تاریخ میں غیر معمولی موقع ہے جب امریکہ اور اس کے جو حریف ہیں وہ ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں, اور وہ پوائنٹ ہے اینٹی وار اور پیس اور پراسپیرٹی. مطلب یہ دنیا, ماڈرن دنیا کی تاریخ میں غیر معمولی موقع ہے کہ
जो इधर वाली दुनिया है वो भी अमेरिका के साथ वन पेज के ऊपर आ रही है कि ठीक है हम अमन करते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी करते हैं। तो असल में यहां पर प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि एक अंदरूनी प्रेशर है जंगे रोकने का, तो बाकी दुनिया भी प्रेशर डाल रही है कि जंगे रोको, उसको एहसास दिलवा रही है कि ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी लेगेसी होगी, तुम्हारा नाम होगा कि तुमने दुनिया में जंगें बंद करवाई। तो ये वो पहला तासुर है जो दुनिया ट्रंप को दे रही है और उसके हरीफ यानी अमेरिका के हरीफ उसको दे रहे हैं। तो अगर हम अंदरूनी मामलात को देखें, ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस जंग को आगे कंटिन्यू रखना। और साथ दुनिया ये पैगाम दे रही है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की, यानी बाइडन या जो अमेरिका की जो पॉलिसी है जंगों की उसको कंटिन्यू रखा, तो फिर सामने आलमी जंग खड़ी है। इस इलेक्शन से पहले तो आलमी जंग ही डिस्कस हो रही थी ना, अब नहीं हो रही, अब अमन की बात हो रही है। तो दुनिया पहले उसको दिखा रही है कि भाई अमन ये बेहतर ऑप्शन है, अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी तरफ आलमी जंग है। ठीक है, तो ये अब इसके ऊपर जरा ट्रंप का देखिए, ट्रंप का जो अभी बयान जारी हुआ है, ट्रंप हैज वोट टू रीवैल्यूएट नेटो एंड रीशेप ग्लोबल ट्रेड, व्हाट ही सेड अबाउट फॉरेन पॉलिसी। वो कह रहे हैं नेटो को मैं रीइवैल्यूएट करूंगा, अपने रोल को, मतलब अमेरिका के रोल को। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप सेज ही विल रीइवैल्यूएट द कंट्रीज रोल इन नेटो। कितनी बड़ी खबर है, अगर अमेरिका ही नेटो में पीछे हट जाता है तो नेटो तो है ही कख नहीं। नेटो क्या है, नेटो अमेरिका है, नेटो कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो सब सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा, नेटो तो वैसे ही पता नहीं किधर चला जाएगा। नेटो को तो अभी बाइडन ने जिंदा किया ना, ठीक है, नेटो तो पहले भी जो है वो उसका रोल बहुत कम हो गया था, नेटो को तो बाइडन ने जिंदा किया है। और वैसे भी ये अमेरिकन लेड नेटो है। तो ट्रंप मतलब इतनी बड़ी बात कि नेटो को वो कह रहे हैं कि अपने रोल को हम रीवैल्यूएट करेंगे, यानी नेटो का खात्मा इसको आप कह सकते हैं। तो ये तारीख साज। और जरा हंगरी के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, ऑर्बन प्रिडिक्ट्स यूएस विल अबंडन यूक्रेन। अब ये ऑर्बन की बात इसलिए गैर मामूली है कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं ट्रंप के, और लास्ट जो इन्होंने अमेरिका का विजिट किया था उससे पहले ये प्यूटन से मिले थे, प्यूटन के बाद ये चाइनीज प्रेसिडेंट से मिले थे, चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने के बाद ये गए थे अमेरिका, जहां पर नेटो का वो 75 ईयर वाला इजलास हुआ था, उसको ज्वाइन करने के बाद ये मिले थे ट्रंप से, बाइडन से नहीं मिले थे। ये वो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को अबंडन करने जा रहा है। तो अगर अमेरिका यूक्रेन को अबंडन कर दे तो यूक्रेन की जंग कैसे जारी रहेगी। तो इसलिए ट्रंप को अमन का पैगाम और ट्रंप के ये बयानात, तो जो नेतन्याहू सोच के बैठा हुआ है ना, दुनिया बदल चुकी है ना, सिर्फ मिडिल ईस्ट बदल चुका है, दुनिया के डायनामिक्स बदल चुके हैं। माजी में जब ट्रंप आया था मामलात कुछ और थे, ट्रंप इस तरह के बयानिए के साथ नहीं आया था, अमेरिकी सोसाइटी के मामलात मुख्तलिफ थे, पब्लिक ओपिनियन डिफरेंट थी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं तमाम इतराफ से जो खड़ा हो रहा है इसराइल के साथ, वो तबाही उठा रहा है। यूरोप ने तबाही उठाई, अमेरिका ने उठाई। अब अगर मजीद ट्रंप खड़ा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो इसराइल को फातेह करवा लेगा, बल्कि तबाही खुद अमेरिका के डिक्लाइन मजीद तेज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसी दरमियान एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप ने तो हलफ उठाना है जनवरी 25 के अंदर। ये जो 2 से 3 महीने बन रहे हैं दरमियान में, 2.5 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दरमियान क्या हो। क्या बाइडन सोचेगा कि भाई वो क्या लेगेसी लेकर जा रहा है, इलेक्शन तो हार गया, चलो अब कुछ जंग बंद करवा के कुछ अच्छी लेगेसी के साथ चला जाए। तो ये 2.5 मंथ्स के अंदर क्या होगा जब तक ट्रंप इक़्तिदार संभाल नहीं लेता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.5 मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिजबुल्लाह के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं, बाकी दुनिया इस तरह से रीशेप हो रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के फ्यूचर के हवाले से। एक तरफ अमन है और तारीखी अमन, कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि अमेरिका और जो बाकी दुनिया है वो एक ही पेज के ऊपर इकट्ठी हो रही है। चाइना भी कह रहा है हम मिलकर तैयार हैं चलने के लिए, वेनेजुएला कह रहा है, ईरान कह रहा है, रशिया कह रहा है कि हम एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो भाई दुनिया में फिर फड्डा क्या रह जाएगा, दुनिया में झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। एक आइडियल दुनिया यहां पर तश्कील पा सकती है, लेकिन सेम टाइम के ऊपर एक आलमी जंग जो इंतजार कर रही है। तो आखिर में मैं आपको यह बताऊं कि ट्रंप के आने के बाद चीजें डिसाइसिव होंगी। यानी एक चीज जो हम बहुत कह सकते हैं वो ये कि कोई ना कुछ होगा। यानी बाइडन की तरह नहीं है कि मामला दरमियान में है, वो ट्रंप ऐसा नहीं है। अगर उसने ईरान से जंग करनी है तो वो कर देनी है, वो फौजें उतार देनी है। अगर नहीं करनी तो फिर इस जंग को वो रुकवाएगा। मतलब वो डिसाइसिव नेचर वाला बंदा है। हम ह्यूमन राइट्स और वो बात नहीं कर रहे हैं, डिसाइसिव उसकी नेचर की बात कर रहे हैं कि अगर जंग करनी है तो करनी है, अगर नहीं करनी तो फिर उसको रोकना है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि
کیا وہ جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے؟ تو ابھی ہم نے اتنی بڑی تمہید آپ کے سامنے باندھی، اس کا سارا بیانیہ امریکی سوسائٹی وہ افورڈ نہیں کرتی ہے کہ نئی جنگ کو، اور ٹرمپ آیا ہی اس لیے کہ جنگ نہیں چھیڑنی، تو ایران کے ساتھ وہ جنگ افورڈ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ بیسیکلی چیزیں ہیں جو نتن یاہو کا پلان تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جنگ کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور قبضہ کر کے ریکگنائز کروانا ہے، وہ پلان ناکام ہو چکا ہے۔ تو جو ٹرمپ کے آنے کا مقصد تھا وہ تو پلان نتن یاہو کی جانب سے ابھی پورا ہی نہیں ہوا، تو ٹرمپ کیا ایران سے جنگ کرے گا وہ مطلب نظر نہیں آ رہا، افورڈیبل نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔